अगर नए इंपोर्ट बैन लिस्ट में या नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में टैंक्स को भी ऐड कर दिया जाता है तो भारत के पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद होने वाला है। एक बार फिर से डीआरडीओ की तरफ से VLSR SAM की टेस्टिंग को करने की तैयारी किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से भी एक लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है जिससे दुनिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा सकता है। क्वाड में अभी एक नहीं बल्कि और भी कई सारे देश शामिल होने की कोशिश करने लगे हैं, जिससे आगे चल के क्वाड के बदले कुछ और ही बनने वाला है और इसको साउथ एशिया का सबसे ताकतवर संगठन कहा जा सकता है। इसके अलावा एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेके भारत के साथ कोई भी बातचीत न करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। एक या दो दिन पहले अपडेट सामने आया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक और नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को तैयार किया जा रहा था, जिसमें फाइटर जेट से लेके टैंक्स तक को भी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। यानी कि आगे चल के इंडियन डिफेंस फोर्सेस को जो भी एयरक्राफ्ट या टैंक्स की जरूरत पड़ेगी उन सभी को भारत में ही बनाया जाने वाला है। ऐसे एयरक्राफ्ट के सेगमेंट में देखा जाए तो भारत के पास कई ऑप्शन मौजूद है और अभी भारत तेजस MK2 से लेके MK तक बना रही है, जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर टैंक्स की बात करें और अगर टैंक्स को भी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में शामिल किया जाता है तो ये भारत के लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाले, क्योंकि अभी डीआरडीओ के पास एक ही टैंक का डिजाइन मौजूद है जिसका नाम अर्जुन टैंक है और इसकी MK1A वेरिएंट को हाल ही में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था, जिसमें इसकी प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले लगभग 72 अपग्रेड किया गया था और इसमें 14 मेजर अपग्रेड थे। लेकिन अर्जुन टैंक की बात करें तो काफी हेवी टैंक है, जिस वजह से इसको भारत अपनी नॉर्दर्न साइड में या फिर ईस्ट साइड में डिप्लॉय नहीं कर सकता है और आगे चल के भारत अपनी T-72 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए एक लाइटर क्लास के टैंक को तलाश कर रहा है, जिसका वजन लगभग 50 टन के आसपास होने वाला है। ऐसे में भारत अभी अपनी फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए भी एक टेंडर को फ्लोट करने वाली थी, जिसके अंदर इंडियन आर्मी की तरफ से अर्मादा टैंक को खरीदने कायम रखा गया था। लेकिन अभी अगर इंपोर्ट बैन लिस्ट में टैंक्स को भी शामिल किया जाता है तो आगे चल के T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए भारत को अपने दम पर एक इंडियन टैंक को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए पहले से एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक के प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ की तरफ से काम किया जा रहा है, जो कि एक 50 टन क्लास के टैंक होने वाली है और इसके अंदर एक इंडिजिनस 1500 HP की इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसको काफी बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो देने वाला है। साथ ही इसमें अर्जुन टैंक की तरह राइफल गन का इस्तेमाल करने के बदले एक कन्वेंशनल 120 mm की स्मूथवर गन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए अभी हमारी पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से फंड को भी एलोकेट करने की बात की गई थी और इसको जल्दी से जल्दी डेवलप करने का विचार किया जा रहा था, क्योंकि अर्जुन MK2 प्रोग्राम बंद होने के बाद ये साफ हो चुका है कि इस क्लास के और टैंक बनाए नहीं जाएंगे, जिस वजह से डीआरडीओ की तरफ से एक कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन टैंक को बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, जिसको आगे चल के हमारी एंटायर T-72 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये प्रोग्राम 2010 के आसपास ही शुरू करने का प्लान था, लेकिन अभी इसमें तेजी लाने की उम्मीद किया जा रहा है और जल्दी से ही इसके लिए जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज किया जा सकता है। अगला अपडेट डीआरडीओ की VLSR SAM को लेके है। आप सभी को पता होगा कि डीआरडीओ अभी अस्त्र मिसाइल प्लेटफॉर्म को बेस करके एक शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम को बना रही है, जिसको अभी हम यूनाइटेड स्टेट की NSAM-2 सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसको पहले भी 2 बार डीआरडीओ की तरफ से चांदीपुर से टेस्ट किया जा चुका है और ये दोनों ही टेस्ट सफल रहे थे। अभी सुनने को मिल रहा है कि इसी साल के अंदर डीआरडीओ की तरफ से फिर से VLSR SAM की टेस्टिंग करने का प्लान किया जा रहा है। अभी अगर VLSR SAM की थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो डीआरडीओ के हिसाब से लगभग सभी तरह के टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है और सी स्किमिंग टारगेट को भी लगभग 40 किलोमीटर की दूरी से इंटरसेप्ट कर सकता है। आगे चल के इसकी 2 वेरिएंट को डीआरडीओ बनाने वाली है, जिसमें से एक तो एयरफोर्स इस्तेमाल करने वाली है और एक नेवी इस्तेमाल करने वाली है। और अभी नेवी की जो बैरक 1 सिस्टम है उसको आगे चल के VLSR SAM से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है और ये बैरिकेड सिस्टम के साथ एक फॉर्मिडेबल मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसकी जिस वेरिएंट को ऑपरेट किया जाएगा वो एक ट्रक माउंटेड सिस्टम होने वाली है और जो नेवल वेरिएंट होगा वो एक कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होने वाला है। अब हाल ही में जब इसको ओडिशा की चांदीपुर से टेस्ट किया गया था तो उस दौरान इसको अपने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज में टेस्ट किया गया था और इसकी टारगेट के तौर पर एक बंसी ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था।
इस बार भी इसको टेस्ट करने के लिए बंसी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस बार इसकी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा और इसमें इस बार लाइव वॉलेट का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट आयरन बीम सिस्टम को लेके। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इजरायल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही थी, उस दौरान हमास की तरफ से हजारों की तादाद में रॉकेट्स को इजरायल के ऊपर फायर किया गया था, जिसमें से मैक्सिमम रॉकेट्स को इजरायल की तरफ से इंटरसेप्ट कर दिया गया था और ये सभी इजरायल की आयरन डोम सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाया था। तब से आयरन डोम सिस्टम को काफी हाइप मिल रहा है, क्योंकि अभी दुनिया में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसको प्रैक्टिकली इतना एक्यूरेट पाया गया है। लेकिन इसी बीच इजरायल की तरफ से एक और एयर डिफेंस सिस्टम को भी बनाने की बात सामने आई है, जिसका नाम आयरन बीम रखा गया है और इसको अभी इजरायल आगे चल के आयरन डोम सिस्टम के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने वाला है और ये आयरन डोम सिस्टम का आखिरी लेयर होने वाला है। लेकिन इसमें किसी भी मिसाइल के अलावा लेजर वेपन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इसको आगे चल के इजरायल अपने सभी वाइटल इंस्टॉलेशन में इंटीग्रेट करने वाला है, ताकि सभी के पास अपनी खुद की प्रोडक्शन सिस्टम मौजूद रहे। जैसे कि एक लेजर बेस्ड वेपन होने वाला है, तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम रहने वाली है और आयरन डोम सिस्टम के मुकाबले इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को ना के बराबर कहा जा सकता है, क्योंकि जब हमास की तरफ से रॉकेट्स फायर किए जा रहे थे, तब इजरायल की आयरन डोम सिस्टम की जिन मिसाइल को उनको इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उनकी कीमत कम से कम 2.5 करोड़ से ज्यादा होंगे, जबकि हमास की तरफ से जो रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था उनकी कीमत काफी कम था और जो सबसे लॉन्ग रेंज के रॉकेट वो फायर कर रहे थे उनकी प्राइस 3 से 5 लाख के अंदर होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये मिसाइल के मुकाबले काफी कम है, तो ऐसे में आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा था और इसी वजह से शायद अभी इजरायल की तरफ से एक लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया जा रहा है। अब आयरन बीम सिस्टम की बात करें तो लेजर वेपन का एक लिमिटेशन होता है कि ज्यादा दूरी तक मार नहीं कर पाते हैं और आयरन बीम सिस्टम की रेंज भी अभी लगभग 7 किलोमीटर तक ही होने वाली है और अभी इसको शॉर्ट रेंज की रॉकेट्स, मोटार, मिसाइल या फिर कैमिकाजी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अनलिमिटेड बुलेट या लेजर बीम होने वाली है, तो इनको आगे चल के रिलोड करने की कोई झंझट नहीं होने वाली और ना ही एक शॉट के लिए करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आगे चल के इंटरसेप्शन की ऑपरेटिंग कॉस्ट को 90% से भी ज्यादा हद तक रिड्यूस करने वाले। लेकिन फिर भी इसकी एक खामी होने वाली, क्योंकि एक लेजर बेस्ड वेपन है और जब ये दुश्मन के किसी ड्रोन को या मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा तो वो सिर्फ वहां पे डेड हो जाएगा, लेकिन उसकी डवरेज वहीं से नीचे गिरने वाले। और जैसे कि एक शॉर्ट रेंज का सिस्टम होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि जो सारा डवरेज गिरने वाला है वो इजरायल के साइड में ही गिरने वाला है। इसे अभी इजरायल की फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जा रहा है और इसको इजरायल अपनी आयरन डोम सिस्टम के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकता है या फिर ऐसे ही इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट क्वाड को लेके। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से चाइना क्वाड को लेके काफी परेशान है और चाइना की तरफ से अभी क्वाड को काउंटर करने के लिए अपनी खुद की एक अलाइड फोर्स को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी सुनने को मिल रहा है कि क्वाड शायद आगे चल के क्वाड नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ 4 ही मेंबर है, तो इसको अभी क्वाड कहा जा रहा है और इसमें अभी यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से इसमें शामिल होने का सिग्नल दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा फ्रांस सभी क्वाड नेशन के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कर रहा था। फिर आगे चल के यूके भी क्वाड नेशन के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में ऑपरेट करने वाला और एक बार जर्मनी की तरफ से भी लगभग सेम तरीके का स्टेटमेंट दिया जा चुका है और इन सभी का एक ही मोटो और वो अभी चाइनीज इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करना चाहते हैं। टेलीग्राफ में भी हाल में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसमें ये बताया गया कि यूके की पीएम बोरिस जॉनसन अभी क्वाड में शामिल होने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जापान की बात करें तो जापान भी अभी अलग अलग नेशन को क्वाड में शामिल करना चाहता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप में तो अलग अलग देशों के साथ जॉइंट एक्सरसाइज को किया जा रहा है, जिसके बाद जब क्वाड कंट्रीज के साथ उन देशों का रिलेशन बेहतर बनता जाता है तो उनको धीरे धीरे क्वाड में शामिल करने के बारे में सोचा जाएगा। अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि शायद साउथ कोरिया को अभी क्वाड में शामिल किया जा सकता है और इसमें अभी स्पेशली यूनाइटेड स्टेट इंटरेस्ट दिखा रहा है और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ही क्वाड में अभी साउथ कोरिया को शामिल करने का विचार किया जा रहा है और धीरे धीरे वो सभी देश क्वाड में शामिल हो सकते हैं जिनको भी स्पेशली चाइना से खतरा महसूस हो रहा है। और साउथ चाइना सी रीजन में मौजूद लगभग सभी देश के साथ चाइना के अच्छे रिलेशन नहीं है, तो इसी वजह से क्वाड में आगे चल के कई नेशन जुड़ सकते हैं, जिस वजह से आगे चल के क्वाड नहीं बल्कि नेटो की तरह एक बहुत ही मजबूत संगठन होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। वैसे पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो उनके पीएम हो, उनके आर्मी चीफ हो या फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, वो सभी भारत के साथ शांति कायम करने की बात कर रहे थे और लगातार कश्मीर इशू को लेकर बातचीत करने के लिए बोल रहे थे। और इसमें
किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप करने का डिमांड कर रहे थे, जिसके लिए सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट के पास गए थे, फिर सऊदी के पास गए थे, फिर यूएई के पास गए थे। तो कुल मिलाकर एक पाकिस्तानी मिनिस्टर होने के लिए जो जरूरी खूबियां या काबिलियत की जरूरत होती है, उसका प्रदर्शन पाकिस्तान के पीएम और उनके मिनिस्टर्स के द्वारा बखूबी निभाया जा रहा था और अलग अलग देशों में जाके भीख मांगना या पैर पकड़ने का सिलसिला जारी था। लेकिन हुआ ये कि पैर पकड़ने के बाद भी या भीख मांगने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि खाली हाथ लौटना पड़ता है, और इस बार भी पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही किस्सा हो गया। तो इसी वजह से अभी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट से पलटी मारने लगे हैं। पहले इनके पीएम भी अपने स्टेटमेंट से मुकर चुके थे और अभी फाइनली शाह महमूद कुरैशी अपने स्टेटमेंट से पलटी मार रहे हैं। और अभी उनका ये कहना है कि भारत के साथ कश्मीर इशू को लेके पाकिस्तान कोई भी बार्गेनिंग नहीं करना चाहता है। और जैसे कि उनका प्रीवियस डायलॉग है कि कश्मीर में भारत ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है और कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ये सब अभी फिर से मीडिया में बोलना शुरू कर दिया गया है। वैसे इसमें उनकी कोई खास गलती नहीं है, क्योंकि ये आदत से मजबूर लोग हैं। और पहली बात तो ये कि बार्गेनिंग उस चीज के लिए किया जा सकता है जिस पर दोनों का हक हो, जबकि कश्मीर की बात करें तो वो पूरा का पूरा हमारा है। इसका पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान भी हमारा है, जिसको तरस में आके हमने तुमको दे रखा है। और वैसे भी टॉयलेट्स की जो टंकी रहते हैं उनको घर से थोड़ा बाहर ही रखा जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि एक तो ये बहुत बदबू करते हैं या फिर इसमें मच्छर या ऐसे छोटे छोटे रेंगने वाले आइटम पैदा हो जाते हैं जो कि बाद में घर में घुसने की कोशिश करते हैं, जिनको बाद में या तो हार्पिक पिला के सुलाना पड़ता है या फिर ब्लैक फिनाइल से साफ करना पड़ता है। बाकी अगर पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स की बात करें तो ये गिरगिटों के महागुरु हैं। वैसे भी इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है और साथ ही इनके बातों में लॉजिक ढूंढना आईफोन में 3.5 mm की पॉइंट ढूंढने के बराबर की होती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।